अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन गिरामी। आरएसएस के 100 साल का सिक्का जारी। मोदी आरएसएस का बंदा है, ये वकील है इंडियन, और ये बोल रहे हैं मोदी की बात और कुत्ते की लात। ये बहुत बड़ा डायलॉग बोला है इसने। इसने और भी बहुत सारी बातें की हैं मोदी के बारे में और आरएसएस के बारे में। हकीकत क्या है? क्या आरएसएस ने वाकई ऐसे काम किए हैं जिससे अवाम को परेशानी, या अवाम को, पीपल को, इंडियन पीपल्स को जो है वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ वहाँ पे हैं, तो क्या इन सब को आरएसएस से धोखा, झूठ और करप्शन और सारी चीज़ें मिली या नहीं मिली? आइए सुनते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए मिलके देखते हैं। वीडियो के एंड पे मैं भी बहुत सारी बातें लेके आता हूँ, मज़ेदार होती हैं, देखिएगा। इतर एक जो सबसे बड़ा उत्सव देश में इस वक्त मनाया जा रहा है वो है आरएसएस के 100 साल पूरे होने का। तो हमारे साथ भानु प्रताप सिंह जी हैं, पेशे से अधिवक्ता हैं। उनसे समझते हैं कि कैसे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो एक आरएसएस जो एक संघ है उसके 100 साल पूरे होने पे डाक टिकट जारी कर रहे हैं, 100 रुपये का सिक्का जारी कर रहे हैं जिसमें भारत माता की तस्वीर है, जिसको लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार हमलावर हो रही हैं। सर, कैसे देखते हैं इसे आप? आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं, सबसे पहले क्या बधाई देंगे, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? नहीं, उन्हें बधाई देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। एक ऐसी संस्था जो इस देश में आतंकवाद फैला रही है, उसके 100 साल पूरे न होने पर उसे बधाई दी जाएगी? ये तो देश के लिए शर्म की बात है। आतंकवाद ये बिल्कुल आतंकवाद फैला रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कर्मनिष्ठ। प्रधानमंत्री के कहने से क्या होता है? प्रधानमंत्री के कहने से जो है कोई सारी चीजें सही नहीं हो जाएंगी। ये जो वो कह रहे हैं वो सही नहीं है। वो प्रधानमंत्री जो सुबह से लेकर शाम तक जिस समय उठता है, जब तक सोता है और शायद सपने में भी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता है, उसके कहने का कोई अर्थ नहीं है। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री ने इस देश का अपमान किया है, इस देश के संविधान का अपमान किया है, इस देश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, इस देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है, उन शहीदों का अपमान किया है जिनकी वजह से इस देश को आजादी मिली। वो इस तरह से किया है कि 100 रुपए का जो सिक्का प्रधानमंत्री ने जारी किया है, एक तरफ उसमें देश का चिन्ह है, अशोक चक्र, अशोक की वो है लाट, और दूसरी तरफ जो उसमें है वो आरएसएस का पूरा है और उसके लिए कि सेवा धर्म जन क्या क्या कर रखा है। मतलब जिसका काम इस देश में नफरत फैलाना है, घृणा फैलाना है, उसको आप सेवा की बात कर रहे हो। तो इसको मैं यही कह सकता हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री भी कच्छाधारी है, इसीलिए जो है वो उसने ये सारी बातें कही हैं और इस तरह से कह के देश का अपमान किया है। प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए देश से। प्रधानमंत्री ने तो 15 अगस्त पे भी कहा था कि सबसे बड़ी एनजीओ है, 100 साल उनकी जो है वो देशभक्ति के हैं, 100 साल उनकी कर्मठता के हैं। नहीं, देशभक्ति और कर्मठता किस बात की देशभक्ति? जिस दिन इस देश में संविधान स्वीकार किया गया उसके 2-3 दिन बाद ही, और उसके बाद जिस समय लागू किया गया उसके बाद भी लगातार आरएसएस ने संविधान का विरोध किया, तिरंगे को कभी भी उन्होंने अपनाया नहीं। तो कहां से देशभक्त हैं वो लोग? जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की उन पुतला जलाते हैं, कहां से देशभक्त हैं वो लोग? संविधान को मानते नहीं है, कहां से हैं वो देशभक्त? तो देशभक्त नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री भी, वर्तमान प्रधानमंत्री भी कच्छाधारी है, इसलिए मानसिक गुलामी से पीड़ित होने के कारण 15 अगस्त पर भी आरएसएस की मतलब प्रशंसा कर रहा है और आज भी। अब तो ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि बकायदा बाबा साहेब ने कहा था कि जो आरएसएस है उनके अंदर किसी तरीके से कोई जातिवाद नहीं दिखाई देता। उसकी तारीफ की थी बाबा साहेब ने आरएसएस की। अगर आरएसएस के अंतर्गत जातिवाद नहीं है तो शुरू से लेकर अब तक केवल एक व्यक्ति जिसे हम राजेंद्र कुमार या रज्जू भैया के नाम से जानते हैं, उनके अलावा, वो भी ठाकुर यानी क्षत्रिय समाज से थे, इनके अलावा तमाम जो चीफ हुए हैं वो ब्राह्मण हुए हैं। अगर ये जातिवाद नहीं मानता है तो किसी अछूत को, किसी शूद्र को, किसी दलित को बनाओ आरएसएस का अध्यक्ष। है हिम्मत? नहीं बना सकते ना, क्योंकि ब्राह्मणों की संस्था है, वो हिंदुओं की भी नहीं है, ब्राह्मणों की संस्था है। तो इस देश में सबसे ज्यादा जातिवाद आरएसएस मानती है, सबसे ज्यादा घृणा आरएसएस फैलाती है, सबसे ज्यादा जो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लोगों को लड़ाती है, वो केवल और केवल ये काम आरएसएस का है। ये बाकी सारे टूल्स हैं, ये प्रधानमंत्री और ये जितने भी लोग हैं टूल्स का काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट है और कुछ नहीं है, चेहरा है बस केवल। लेकिन लगातार ये जो ट्रेंड चलाया जा रहा है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस तरीके से सभी तमाम जातियों को एक साथ आरएसएस लेकर चलता है ये बहुत खूब है, और अब तो बाकायदा बाबा साहेब का नाम जोड़ दिया जा रहा है।
तो अगर ये सब इनको लेकर चलते हैं कि महात्मा गांधी की बात को मानते हैं, ये सारे के सारे जो बात कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी की जो हत्या की गोडसे, फिर उसे क्यों मानते हैं आरएसएस के लोग? ये हिंदुवादी संगठनों के लोग उसको क्यों मानते हैं? गोडसे को, गोडसे ने तो हत्या की। और ये भी सही है कि उसके हत्या के पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस की विचारधारा का ही काम है, इसीलिए तो गांधी की हत्या की गई। और अभी जो फिल्म बनाई गई है, आप देख रहे होंगे, वो जो एक फिल्म बंगाल फाइल के नाम से आई है, क्या है वो बंगाल फाइल? भाई जिस समय बंगाल फाइल की बात करें उस समय गांधी वहां पर जो है नवाखाली वगैरह में जब झगड़े हो रहे तो वहां अब वहीं उसको शांति हो, किसी तरह के झगड़ा ना हो, उसी के लिए तो वहां पर थे ना, कलकत्ता में थे। और आप जो है उसके ऊपर फिल्म बना के इस देश का आज की तारीख में माहौल खराब करना चाहते हो। लोगों के दिमाग में जाति और धर्म का भेदभाव जहर घोलना चाहते हो। मुस्लिमों के प्रति घृणा आप फैला रहे हो, मुस्लिमों के प्रति, ईसाइयों के प्रति, दलितों के प्रति, ओबीसी के प्रति जो नफरत फैलाई जा रही है, कौन फैला रहा है इसे? इसका केवल और केवल एक ही संस्था है जो फैला रही है, वो आरएसएस। लेकिन सर 100 सालों से डीएनए भैया उनका एक होगा, और वो डीएनए जहां तक मेरी जानकारी है टेस्ट भी हुआ है, वो विदेशी डीएनए है, सब जानते हैं इस बात को। तो विदेशी डीएनए है, वो जो काम कर रहे हैं एक वर्ण के लिए काम कर रहे हैं, एक व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, देश की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे। लेकिन आरएसएस 100 वर्षगांठ का जश्न मना रही है और ये जश्न 1 साल तक चलाने वाली है। 1 साल का मैं कह रहा हूँ, 50 साल तक चलाओ, उसमें क्या दिक्कत है? बस देश का पैसा लूट रखा अंधाधुंध। सो पैसा लूट के आप जो पैसा खर्च होना है करो खर्च, उसमें मनाने में क्या दिक्कत है? इस देश का प्रधानमंत्री भी अपने ऊपर अपने प्रचार पर प्रतिदिन 43 करोड़ रुपए खर्च करता है। बात प्रोग्राम बनाने की नहीं है, देश की भलाई के लिए क्या कर रहे हो? क्या किया है आरएसएस ने देश की भलाई के लिए? एजुकेशन के क्षेत्र में क्या काम किया है? जो एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसे आप नागपुर एजुकेशन पॉलिसी कह सकते हो, कैसी तो सरकार है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, या उसे कह सकते हो सही माने में कि नो एजुकेशन पॉलिसी, यही है ना। तो आपने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया? आपने लोगों को रोजगार देने के क्षेत्र में क्या काम किया? आपने उसके क्षेत्र में जो मेडिकल फैसिलिटी मिले उसके क्षेत्र में क्या काम किया? देश में सौहार्द बनाए रखने के लिए क्या काम किया? हर जगह नफरत, हर जगह घृणा, द्वेषभाव जो फैला रही है आरएसएस फैला रही है। सर यहाँ देश की यूनिवर्सिटी में बच्चे जो हैं वो संघ परिचालक बन रहे हैं। ये मैं सारी चीजें देख रहा हूँ। ये सब कुछ समाना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आरएसएस शाखाएं लग रही हैं, और जिस तरह से शिक्षा के सिलेबस को यहाँ बदला जा रहा है, आरएसएस की विचारधारा को उसमें जगह दी जा रही है, उसमें अंदर रखा जा रहा है, ये सारी चीजें हैं सब कुछ। लेकिन इसके लिए देश के लोगों को समझने की जरूरत है, देश के लोगों को खड़े होने की जरूरत है, देश के लोगों को सड़क पर आकर संघर्ष करने की जरूरत है, अन्यथा ये आरएसएस पूरे देश को निकल जाएगी। कम से कम इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, विशेषकर मुस्लिम और ईसाइयों को, इनको तो निकल ही जाएगी आरएसएस। कल तो मोदी जी आरएसएस की तारीफ कर करके भावुक। मोदी की कल की क्या बात है? मोदी के दिल में तो आरएसएस वो तारीफ नहीं है। मोदी के दिल में इस समय चापलूसी चल रही है कि किसी तरह से आरएसएस की कृपा उस पर बनी रहे और वो प्रधानमंत्री की सीट पर बैठा रहे, इसलिए चापलूसी कर रहा है। देश में संकट आया, आरएसएस खड़ा रहा, ये कह रहे हैं मोदी जी। तभी एक उदाहरण मोदी के कहने से नहीं, एक उदाहरण मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, मोहन भागवत को कह रहा हूँ, पूरी आरएसएस को कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री उसकी पूरी मंडली को कह रहा हूँ, एक उदाहरण जिस दिन से आरएसएस का जन्म हुआ है आज तक, इस पल तक जब मैं बात कर रहा हूँ, देश की सेवा के लिए, देश के लिए कुर्बानी देने के लिए, एक उदाहरण बता दे। एक उदाहरण नहीं है। ये कार लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं, ये देश के गद्दार लोग हैं। सनातनियों को तो एकजुट करने का काम कर रही है सनातन। काहे का सनातन? सनातन का अर्थ मालूम है? सनातन क्या है? सनातन का मतलब है जो समय हमेशा से है, और हमेशा से नेचर है, आदमी नहीं, आदमी तो बाद में आया। और ये सनातन जो शब्द लिया है ये भी बुद्ध से लिया है, एस धम्मो सनातनो, वहां है ये शब्द इस्तेमाल जो हुआ है, वहां से लिया है। तो मतलब चोर तो है ही है, चुरा के जो, अरे सुन यार जवाब तो सुन ले पहले, ये चुरा के ये सारे शब्द इस्तेमाल करते हैं। सीजेआई साहब की माने निकाल कर दिया, संघ के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। धन्यवाद, उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने देश का, बाबा साहब का, इस देश के संविधान का और पूरे समाज का मान रखा, बहुत बढ़िया उन्होंने किया, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। तो आपके हिसाब से राष्ट्रपति साहिबा को मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया था, इन्होंने इग्नोर कर दिया। ये राष्ट्रपति जी का काम है, वो राष्ट्रपति हैं यार, देश की सबसे पहली महिला है, वो फर्स्ट पर्सन है, तो ये उनको देखना है कि उन्हें अपना मान सम्मान बरकरार रखना है, बनाए रखना है, बढ़ाना है। ये इनके हाथों अपने मान सम्मान को रौंद देना, ये राष्ट्रपति को देखना है। 100 साल लग गए संघ को दलित महिला को अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए, 100 साल वेट करना पड़ा। अरे वो भी अपमान कर रहे हैं। ये तो धन्यवाद सीजेआई साहब की मदद का कि उन्होंने मना कर दिया। 100 साल की बात छोड़ो, तुम्हें मालूम है आरएसएस की
आरएसएस ब्राह्मणवादी विचारधारा का एक जबरदस्त संगठन है और ब्राह्मणवादी विचारधारा अपनी ही माँ बहनों को, उनकी माताएं, बहनें, बच्चियां, पत्नियां, महिला, उन्हीं को अपने बराबर का दर्जा नहीं देते। अपने बराबर का। महिला की दुर्गति के लिए सबसे अगर जिम्मेदार कोई है तो वो ब्राह्मण धर्म है। इसीलिए बाबा साहब हिंदू कोड बिल लेकर आए थे। तो तुम उनसे उम्मीद कर रहे हो कि वो महिला को वो बनाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन लाडली प्राचीर या लेके आएंगे? लाडली प्राचीर से मोदी जी ने कहा था कि सबसे बड़ा एनजीओ आरएसएस है दुनिया का। मोदी की बात, और फिर कह रहा हूं, मोदी की बात और कुत्ते की लात बिल्कुल बराबर है। झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलता वो। अमेरिकी टैरिफ पर कह रहे हैं जिस तरीके से आत्मनिर्भर बनना होगा, मोदी जी भी कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनना होगा। अब बता, ये आत्मनिर्भर नहीं है। आत्मनिर्भर का मतलब है कि ब्राह्मणों को ही अपने ऊपर जो मजबूत बनाओ, बाकी सबको जो है ना उनके ऊपर निर्भर कर दो, गुलाम बना दो। ये है आत्मनिर्भर का मतलब। आत्मनिर्भर अगर बनना है तो देश के लोगों को एजुकेशन देनी पड़ेगी। जो दूर दराज के इलाके में बैठे हैं उन लोगों को भी जाति, धर्म और क्षेत्र की सारी सीमाओं को तोड़कर हर किसी को बेस्ट एजुकेशन देनी पड़ेगी और कंपलसरी देनी पड़ेगी, हर किसी को देनी पड़ेगी एजुकेशन। इसी से देश या दुनिया या कोई भी समाज आगे बढ़ता, व्यक्ति आगे बढ़ता। तो एजुकेशन का तो बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। लेकिन सर आज आरएसएस की तो शाखा लग रही है सर। हाँ वो तो मुझे भी मालूम है, मुझे क्या बता रहे हो। जेएनयू में भी लग रही, डीयू में भी लग रही आरएसएस की शाखा। लेकिन सर आज आरएसएस की तो चर्चा हो रही है देश भर में और हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अरे यार, एक संगठन और बना हुआ था समता सैनिक दल, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। ये समता सैनिक दल वालों से पूछना एक बात। रही आरएसएस की बात, उनके पास अंधाधुंध पैसा है देश को लूटा हुआ। उनके पास में जो है प्रचार माध्यम है, गुलाम मीडिया है उनके पास में। तुमके लिए, तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, तुम तो आजाद मीडिया हो। जो गुलाम गोदी मीडिया है वो है उनके पास में, और उनका तनखैया आईटी सेल के कीड़े हैं जो चारों तरफ फैलाते हैं। तो उनके पास ये सब कुछ है, इसलिए प्रचार हो रहा, नहीं तो प्रचार का कोई मतलब नहीं। पर अच्छा की जीत का जश्न मन रहा है पूरे देश में। अभी तो मनाया ना, देखा भाई। आज के दिन सम्राट अशोक ने धम्म की दीक्षा ली। आज के दिन ही धम्म विजय दशमी के रूप में जो मनाया जाता, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में 14 अक्टूबर को धम्म दीक्षा ली। और इस देश में 2500 साल बाद बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की एक ज्योति जगाई। तो ये हमारे लिए तो इससे ज्यादा और क्या होगी भाई? बुराई पर अच्छाई की विजय, इससे ज्यादा क्या होगा? हिंदू राष्ट्र बताया, प्राचीन हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं भागवत जी इसको। तो बावड़े से ये पूछो कि हिंदू तो तुम अब बने हो आके, पहले तो तुम ब्राह्मण थे, ब्राह्मण धर्म की बात करते थे। उसके बाद में तुम वैदिक धर्म कहने लगे अपने आप को। उसके बाद में तुम जो हिंदू कहने लगे अब तुमने सनातनी कहना शुरू किया, जिसका अर्थ तुम्हें मालूम नहीं है। किसको बहका रहे हो कि तुम्हारे कहने से सब कुछ हो जाएगा? हम जानते हैं कौन क्या है। सोनम वांगचुक है, आप देखिए उनके ऊपर राजद्रोह का केस लग गया है, जोधपुर जेल में बंद है। तो ये केस वेस से डरने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कितने हमारे देश के आजादी के लिए लड़े, शहीद हो गए ना। भगत सिंह जी शहीद हो गए इस बात के लिए। भगत सिंह जी चाहते तो बच सकते थे, उन्हें बचाया भी जा सकता था, लेकिन वो अपने आप जानबूझकर लोगों को जगाने के लिए उन्होंने फांसी के फंदे को स्वीकार किया। तो इस सबसे कि जेल हो जाएगी, मुकदमे हो जाएंगे, फांसी हो जाएगी, ये कायरों के काम हैं। लेकिन जो देश के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, उनके लिए इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान का कनेक्शन है उनसे। अरे वो मानने से क्या होता है? मोदी के ये मानने से, आरएसएस के मानने से, या तनखैया जो उनके उसके आईटी सेल के कीड़े हैं, उनके ये मानने से कि सोनम वांगचुक उसके वहाँ से पाकिस्तान समर्थित व्यक्ति हैं, या पाकिस्तान से यहाँ फंडिंग हो रही है, या पाकिस्तान की विचारधारा को लेकर चलें। एक बात बताओ जरा, अभी यहाँ पे राजस्थान, वहाँ पे पाकिस्तान में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। सोनम वांगचुक उस सम्मेलन में गए थे, पर्यावरण के ऊपर था। भारत सरकार ने वीजा दिया ना, भारत सरकार ने वो दिया बना के, पासपोर्ट है। अगर ये उनके आदमी थे तो क्यों दिया पासपोर्ट तुमने? क्यों दिया तुमने वीजा बना के? मतलब जब तुम्हारे मन में आएगा, जैसा चाहोगे कह लोगे और लोग मान लेंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, तुम्हारे हाथ में सत्ता है, तुम उस सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हो, और उस गुंडागर्दी के बल पर आप किसी भी व्यक्ति को जो है जेल में ठूस दे रहे हो, एफआईआर कर दे रहे हो। सर, वांगचुक साहब को गर्म भूमि में डाल दिया, क्या ये स्लो डेथ की जा रही है वांगचुक साहब? देखिए, कुछ भी हो सकता है। ये हत्यारी सरकार है। इस सरकार में बैठे हुए लोग हत्यारे हैं। लोगों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, लोग इस जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। कुछ भी हो सकता है, और मैं समझता हूं अगर ऐसा होगा तो इस सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। और मैं आपके सामने चैनल पे कह रहा हूं कि सोनम वांगचुक के खिलाफ जो इन्होंने एनएसए लगाया, जो ये काम किया है, ये गैर संवैधानिक, गैर कानूनी जो काम किया है, ये काम इनका इस सरकार के, मोदी सरकार के
ताबूत में एक बहुत मजबूत कील साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता क्यों नहीं सर? लेना चाहिए, मैं कह रहा हूँ, अब मैं भी कह रहा हूँ भैया, सुप्रीम कोर्ट सीजेआई साहब से मैं कह रहा हूँ, सभी जजों से कह रहा हूँ, भाई लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आजादी, जो बोलने की आजादी है, संघर्ष करने की आजादी है, अनशन करने की आजादी है, उसे छीना जा रहा है। एक व्यक्ति सोनम वांगचुक, जिसने वहां भारतीय सेना, जो ठंड में उसको दिक्कत होती थी, उसके लिए बाकायदा उसने सोलर सिस्टम के माध्यम से, सोलर एनर्जी के माध्यम से गर्म टेंट बनाए, जिसमें सेना हमारी जो है आराम से रह सके। उस व्यक्ति ने कि पानी की समस्या का समाधान करने के लिए वहां पर बर्फ के पहाड़, ग्लेशियर वो बनाए। उस व्यक्ति ने वैज्ञानिक सोच वहां पर सब में डेवलप की है। वो व्यक्ति कानूनी तरीके से लड़ रहा है, संवैधानिक तरीके से लड़ रहा है, और उसके खिलाफ ये काम किया जा रहा है। इससे ज्यादा सरकार के लिए डूब मरने वाली भी क्या बात? तो सड़क क्या किसी के बाप की है क्या? संविधान ने अधिकार दिया है मुझे आंदोलन करने का, संघर्ष करने का। सरकार गलत कर रही है तो उसके खिलाफ बोलने का। और सरकार तो, मोदी को तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन शर्मदार होता तो आती, उसे शर्म तो आती नहीं है। मोदी ने क्या वादा किया था? सोनम वांगचुक से क्या वादा किया? मोदी ने वहां के जो लोग हैं, लद्दाख के लोगों से क्या वादा किया? उनसे वादा किया कि बाकायदा उन्हें राज्य का दर्जा देंगे, यही किया ना? उन्हें कहा कि 6ठी अनुसूची जो संविधान की, उसे लागू करेंगे। किया क्या? ये तो मांग रहे वो लोग, तो क्या गलत कर रहे हैं वो लोग? आप लोग क्या करने वाले हैं आगे इसके बारे में? करेंगे हम लोग, कल जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इसके विरोध में। आप सब मीडिया वाले साथी, और मैं आपको कहूँगा आपके जितने साथी हैं उन सबको बुलाइए, सबको आप मेरे घर पर, जहाँ मैं हमेशा करता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कल 1 बजे, मैंने 12 बजे का समय दिया था लेकिन थोड़ा सा चेंज करें, कल 1 बजे आप आइए, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके विरोध में ये संघर्ष की शुरुआत करेंगे, देखेंगे क्या होगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की वीडियो, जिसमें आरएसएस और मोदी को पूरी इंडियन पीपल जो है वो कोस रही है, और वाकई बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं यार। अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। उसकी वजह यह है कि मैं आज भी ये बात सोच रहा था कि जो पूरी दुनिया के तमाम ममालिक हैं, उसके सियासतदान अवाम को ऐसे निचोड़ रहे हैं जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ना, पानी में भीगा हुआ, और फिर उसका पानी ख़त्म हो जाए फिर निचोड़ते हैं और निकले और निकले। तो इसी तरह टैक्स डाल डाल के, अच्छा ये ऐसे है जैसे चादर देख के पाँव ना फैलाना, मतलब चादर छोटी पाँव बाहर निकले हुए हैं। इंडियन पीपल नहीं, इंडियन सियासतदान या हुकूमत के जितने भी सरकारी लोग हैं, इंडिया के सरकारी लोग या बिजनेसमैन लोग, वो इतना ज़्यादा ले और खा रहे हैं, इनकम इतनी नहीं है, तो फिर अवाम की जेब से निकाला जा रहा है। हकीकत यह है। तो वो और निकालते हैं और निकालते हैं और निकालते हैं, और इसके बरक्स इंडियन अवाम के वहाँ से इनकम इतनी नहीं है। मिसाल, इंडिया के हर बंदे का खर्चा 10 रुपये है और इनकम 6 रुपये 7 रुपये है, और वो इनकम वहीं खड़ी है और खर्च 11 12 13 बढ़ता जा रहा है। तो क्या होगा? चीखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? चीखेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इतना बड़ा इंडिया, इतना बड़ा इंडिया, दुनिया का 2nd कंट्री वर्ल्ड वाइज बड़ा पॉपुलेशन और एरिया के हिसाब से, क्या मिनरल्स नहीं है? बोलिए। तो किसी तरीके से ही आपको अपनी चादर को बड़ा करना होगा। ये एक बड़ा मसला है जो आपकी तरफ से वो है। अब उसमें मेन चीज़ ये है कि भाई जो भी बैठता है ना सीट पे, प्राइम मिनिस्टर की या प्रेसिडेंट की सीट पे, वो उसकी टांगें हिलाना शुरू कर देते हैं। तो इससे तो काम नहीं चलने वाला। अब महंगाई है, मोदी हुकूमत ने आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बना दी है, रोज़मर्रा की चीज़ें अवाम की पहुंच से बाहर हो गई हैं, और हल क्या है? हुकूमत को फौरी तौर पर कीमतों पर कंट्रोल और अवाम सब्सिडी का निज़ाम दोबारा बहाल करना होगा। आज ही मेरी एक दोस्त से, ओमान में, गल्फ़ में रहता है, बात हो रही थी। उसने कहा भाई 100 रुपये का राशन, वहाँ का 100 रियाल, 100 रुपये का राशन 3 महीने बड़ी फैमिली खा सकती है। ओए होए होए, इतनी सब्सिडी देते हैं वो। उसने कहा कि जो फ्रूट्स यहाँ सस्ता है, हैरान होते हैं हम। और उसने कहा कि भाई यहाँ घी कितना सस्ता है, 16 किलो का टीन बड़ा डब्बा, वो वहाँ के 9 रियाल का है, जो के बनते हैं 6,000 रुपये तकरीबन, नहीं 6,000 नहीं, तकरीबन 2,000 रुपये से 2100 रुपये बनते हैं इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। अब बताइए, इतना सस्ता, और वो 16 किलो घी एक बड़ी फैमिली 3 महीने खा सकती है, नहीं तो 2 महीने, नहीं तो 1 महीने। अल्लाह अकबर। तो क्या बनेगा? ये एक बड़ा मसला है जो समझ ही नहीं पा रहे हैं ये लोग।
अच्छा, आगे नौजवान लाखों की तादाद में डिग्री लेकर घूम रहे हैं, मगर बीजेपी ने रोजगार पैदा करने की बजाय झूठे वादे किए। हल क्या होगा? नई सनतें खोलें और तालीमी निसाब को रोजगार से जोड़ें। आपने कहा कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इंडिया तो पढ़ गया, बढ़ेगा कैसे? जब आप उनको नौकरियां देंगे तो बढ़ेगा, नहीं तो वो गल्फ जाएंगे, नहीं तो वो यूएस यूरोप जाएंगे और आपकी पढ़ाई हुई चीज़ें वहाँ पर काम आएंगी। यही हो रहा है। अच्छा, आगे देखें, अजीब बात यह है कि आरएसएस और बीजेपी के नज़रियात ने हिंदू मुस्लिम भाईचारा तोड़ दिया और समाज को तकसीम कर दिया। हल भी इसका ये है कि नफरत की सियासत को ख़त्म करके अमन, रवादारी, बराबरी पर मबनी कानून नाफिज किया जाए। एक बार जब आपके इलेक्शन होते हैं, उनको दोबारा होने में बड़ा पैसा खर्च होता है। मैं तो इस हक़ में हूँ कि इस पैसे को बचाओ और कभी भी इलेक्शन ना हो, ऐसी सिस्टम आना चाहिए। मोदी हुकूमत हर वो आवाज़ दबाने में लगी हुई है जो उसकी मुखालफत करे, चाहे वो वकील हो या आम शहरी हो। हल क्या होगा? हम मीडिया और आवाम को मुकम्मल आज़ादी दी जाए ताकि जमहूरियत बच सके। मीडिया भी क्या हो, आज़ाद हो। मीडिया तो आज़ाद है नहीं वहाँ पे। मीडिया की तो आदत ख़राब कर दी है, वो बोलेगा ही हुकूमत के और बीजेपी के हक़ में, चाहे वो गलत भी होंगे, वो उन्हीं के हक़ में बोलेंगे। ओहो, पकौड़े समझते हैं खबरों को, पकौड़े। इंडियन चैनल्स जो है वो खबरों को पकौड़े, मज़ेदार पकौड़े। मैं हैरान होता हूँ, बैठ के देखता हूँ ना, ऐसे मज़े से सुना रहे होते हैं। अवाम को, अपनी अवाम को धोखा दे रहे होते हैं, इंडियन पीपल को धोखा दे रहे होते हैं। हाँ, पाकिस्तान की ये फलां 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 फलां, हाँ अमेरिका ने दिया इंडिया को इतना पेट्रोल। हाँ, ओ भाई, वो 10 आदमियों के लिए था, 90 बाकी हैं अभी इंडियन जिनको पेट्रोल नहीं मिला। ओफो, मैं हैरान होता हूँ भाई, क्या कुछ बोला जा रहा है। किसान दिन रात मेहनत करते हैं मगर उनकी फसलों का मुनासिब दाम नहीं दिया जाता। मैं किसानों के हक में हर बार बोलता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उन किसानों को करीब से कि जो 3-3, 4-4 महीने गाजर उगाते हैं और 4 महीने की मेहनत के बाद वो गाजर 1 रुपए किलो उठाई जाती है। वही गाजर जब वो शाम को जाके देखता है बाजार में 5 रुपए किलो बिक रही है, तो बैठ के धाड़े मारता है, 4 महीने मेहनत के बाद मुझे 1 रुपया मिला जिसमें खर्चा है 75%। ओए होए होए, बर्बाद हो गए किसान। इनको कौन समझाए? अच्छा, मोदी सरकार औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के बड़े दावे करती है, मगर ज़मीनी हकीकत ये में रेप और हरासानी बढ़ चुकी है। ये गूगल हो, एआई का सिस्टम हो, इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है गूगल के ऊपर ये आर्टिकल्स रेप के, ख़ासकर इंडिया के। ओए होए होए होए, मज़हब तो गया, मज़हब को तो पीछे रख दिया ना। इतने रेप हो रहे हैं, इतने रेप हो रहे हैं कि जो ही हम सर्च करते हैं, ये खबर ज़रूर आती है कि इंडिया के अंदर जो गलतियां हैं, उन गलतियों में एक बड़ी गलती है कि यहाँ रेप बहुत ज़्यादा है। द वर्ल्ड रेपिस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इंडिया को कहना गलत नहीं होगा। बड़ा अफसोस होता है यार, ऐसा नहीं करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।